बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की भरपूर ख्वाहिशात की बिना पर इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल ने पॉइंट टू बी नोटेड सीरीज़ का आगाज़ किया है और इस सीरीज़ के ज़रिए से आप न्यू फर्स्ट ईयर इंग्लिश सेशन 2025 और 26 से मुतल्लिका जो आपकी बुक है उसकी मुतल्लिक हम तमाम स्टडी के पहलुओं को देखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसे आपकी न्यू फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मुताबिक यूनिट नंबर 5 कहा जाता है और इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। तो बेटा, जैसा कि आप इसके टाइटल से देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर आलमी हिद्दत के जो असरात हैं उस पर इस चैप्टर में बात होगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसके हवाले से रिव्यू दे देते हैं। तो आइए इसके रिव्यू को देखते हैं कि इस चैप्टर में जो बात होगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके जो असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं वो क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम बातों को देखते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो आज हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी नो हाउ मिल जाए इसके हवाले से। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसडीजी क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं पायदार तरक्की के मकासद। तो बेटा, ये जो एसडीजी है इसे हम एक और नाम से याद कर सकते हैं जिसे ग्लोबल गोल्स कहते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है कि आलमी और गोल्स का मतलब होता है अहदाफ। अब ये आलमी अहदाफ क्या हैं? अहदाफ मीन टारगेट्स, यानी कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप जो एक पॉइंट सेट करते हैं उसे आप टारगेट कहते हैं। इसकी डिटेल हम आगे देखते रहेंगे। तो बेटा, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया कि उसने कुछ पायदार तरक्की के टारगेट सेट किए। अक़वाम मुत्तहिदा, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल आपका इदारा है। तो इसने पायदार तरक्की के दुनिया के लिए कुछ टारगेट सेट किए, कुछ अहदाफ सेट किए, जिसमें एसडीजी 13 शामिल है। एसडीजी 13 इसको क्लाइमेट एक्शन भी कहा जाता है और ये मौसमियाती तब्दीली के मुतल्लिक है। अब बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये एसडीजी 13 जो मौसमियाती तब्दीली के मुतल्लिक है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए और इन तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए और इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक जो जो ख़तरात हैं उन सब से निपटने के लिए आपको लचक और मुवाफ़िक सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए तमाम तर जो हंगामी कार्रवाइयाँ करनी हैं आपने, ये उसके मुतल्लिक है। तो इस ज़िम्न में हम क्या करते हैं कि एसडीजी 13 इसमें ना कुछ इक़दामात शामिल हैं। अब इसमें कौन से इक़दामात शामिल हैं? मसलन हम ये कह सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक आप जो इक़दाम करते हैं उन तमाम तर इक़दामात को आपने अपनी कौमी पॉलिसीज़ के अंदर शामिल करना है। ये चीज़ इसके अंदर शामिल है। इसी तरह से इसमें ये चीज़ शामिल है कि आप मौसमियाती तब्दीलियाँ
जैसा कि मौसम में आपकी तब्दीलियां आती रहती हैं, तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इनमें कमी से मुतल्लिक आपके जो इदारे हैं वो सलाहियतों को बेहतर बनाएं, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक जो जो खतरात आपको हैं, आप महसूस करते हैं, आप समझते हैं, और जो जो कुदरती आफात हैं उनके खिलाफ लचक और मुवाफिक सलाहियतों को भी बेहतर बनाना इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें आप मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी कार्रवाई जो करते हैं वो भी शामिल है। और लास्ट में बेटा इसके अंदर जो ऑलरेडी आपने पहले से मुआहदे किए हुए हैं कि आप फलां काम करेंगे, फलां शराइत को पूरा करेंगे, जैसा कि ग्रीन हाउस गैसेस, उनके इखराज में कमी के हवाले से मुआहदे हो चुके हैं, तो आपने वो मुआहदों की भी पासदारी करनी है। और मौसमियाती मंसूबे जो आप पहले साइन कर चुके हैं उन पर भी अमल दरामद करना है, ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो बेटा ये एक जनरल इंट्रो था आपका एसडीजी से मुतालिक, जिसमें एसडीजी 13 भी शामिल है। ठीक है, तो आइए अब जरा आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जी बेटा, तो जरा देखिए आज के हमारे इस चैप्टर में जो हमने पॉइंट्स देखने हैं बेटा, वो ये देखिएगा। सबसे पहले इसमें आपका ओरिजिनल टेक्स्ट शामिल है, और उसके बाद हम इस टेक्स्ट का इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, और इसके बाद हम इसकी वोकेबलरी को भी देखेंगे, और फिर हम इसके बाद कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे उनको, और उसके बाद हम जो टेक्स्ट के अंदर हमारे क्वेश्चन शामिल हैं हम उसे भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हमें जो मास्टर टिप्स शामिल हैं उनमें एग्ज़ाम पैटर्न की टिप्स हैं वो भी देखेंगे, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो भी देखेंगे, और इसके अलावा एरर एनालिसिस इन बोर्ड पेपर्स, यानी कि बोर्ड में कौन कौन सी गलतियाँ आपकी एनालाइज की जाती हैं, पेनलाइज की जाती हैं, मार्क की जाती हैं, हम उसकी टेक्निक भी सीखेंगे और उसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जी बेटा, अभी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसकी कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, और हमारे बोर्ड के पेपर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज अ सिनोनिम पूछे जाते हैं, और जिनके मीनिंग्स हमने उसको जज करने होते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले वर्ड हमारे पास नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर इम्पैक्ट। तो बच्चों, इम्पैक्ट का मतलब होता है तासीर या असर। इसी तरह से हमें यहाँ नज़र आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है इंटरनेशनल, आलमी, और वार्मिंग का मतलब वार्म से है। वार्म मीन हरारत। तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंपाउंड करें तो इसका मतलब बनता है आलमी हरारत, यानी कि आलमी हिद्दत भी कह सकती हैं, यानी कि गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा है आप इसको वो भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल का मतलब होता है बच्चों पायदार, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। तो ये भी आप इसके मीनिंग देख सकते हैं। बेटा जब जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे तो साथ ही अपने पेन और अपनी नोटबुक्स भी रेडी रखें। आप जैसे जैसे कुछ वर्ड्स इजाफी हम बोलते चले जाएंगे तो आपने उनको नोट डाउन करते चले जाना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ देखेंगे जो कि है फोस्टर। बेटा फोस्टर का मतलब होता है प्रोमोट करना। प्रोमोट यानी कि किसी चीज़ को फ़रोग देना, किसी चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना, किसी चीज़ को तरक्की देना। तो इस लिहाज से फोस्टर का मतलब फ़रोग देना, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट एक्शन। जी, क्लाइमेट एक्शन।
मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लाइमेट एक्शन क्या है, यानी कि आप अपनी क्लाइमेट के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उनको कॉप करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए जो-जो आप इक़दामात करते हैं, उन्हें आप क्लाइमेट एक्शन कह सकते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद हमारे पास एक डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ आ रहा है बच्चों, ससेप्टिबल। बेटा ससेप्टिबल का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है वल्नरेबल। अब वल्नरेबल क्या चीज़ है? वल्नरेबल का मतलब है कमज़ोर, वल्नरेबल का मतलब है सेंसिटिव। ससेप्टिबल को आप सेंसिटिव भी कह सकते हैं और सेंसिटिव का मतलब होता है हसास। यानी कि कोई भी चीज़ हसास है तो सेंसिटिव है और सेंसिटिव है तो ससेप्टिबल है। इसका मतलब इंक्लाइंड भी हो सकता है। ससेप्टिबल का इसका मतलब माइल भी हो सकता है, यानी कोई चीज़ किसी तरफ झुकाव रखती है तो वो माइल होती है। ठीक है बेटा, इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स आप इसके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद बेटा ये देखिएगा कि वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ससेप्टिबल से रिलेटेड, तो बेटा वल्नरेबिलिटी का मतलब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है हसासियत, यानी कि कमजोरी, वीकनेस। ठीक है, झुकाव भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास एक डिफिकल्ट वर्ड हमें नजर आएगा पैराग्राफ 1 में, वो है डाइवर्स। देखें, डाइवर्स का अगर हम कहें ना कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है हम देखते हैं कि यानी कि किसी भी चीज का मल्टीपल होना, यानी मल्टीपल है ना, जैसे हम आप करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज बढ़ती है, तो डाइवर्सिटी है, इसको आप कह सकते हैं काइंड्स भी कह सकते हैं। इसे आप अगर उर्दू में बात करें तो इसको आप अ, जैसे तनु होता है ना, जैसे टाइप्स होती हैं, जैसे काइंड्स होती हैं, तो किस्म किस्म का, मुख्तलिफ इकसाम का, मुख्तलिफ टाइप्स का, मुख्तलिफ काइंड्स का, तो ये सब डाइवर्स के मीनिंग में हम इसको फॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास है ज्योग्राफी। अच्छा, देखें अगर हम जियो की बात करें ना, जियो, जियो का मतलब बच्चों होता है जमीन। और अगर हम ग्राफी की बात करें तो ग्राफी मीन ग्राफ, यानी कि जमीन का ग्राफ, अगर हम इसका लिटरली अगर देखें, जायजा लें। अब ज़मीन का ग्राफ क्या है? ज़मीन का ग्राफ का मतलब हम अगर लिटरली देखते हैं, उर्दू ज़ुबान में इसे जोग्राफिया कहते हैं। अब जोग्राफिया क्या है बच्चों, कि आप ज़मीन की जो साख्त है, आप उससे रिलेटेड बात कर लें, वो भी आपकी ज्योग्राफी में शामिल हो जाएगी। ज़मीन की जो साख्त है, और अगर आप ज़मीन की साख्त के अलावा अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसकी खुसूसियात की बात करें, उसके रेज़िडेंट्स जो कि रिहायशी हैं, उस उनकी बात कर लें, उसके फिनोमिनन की बात कर लें, फिनोमिना जो है जैसे कि मज़ाहिर है, उसके हवाले से बात कर लें, और उसकी जो ग्रोथ है, उसके हवाले से बात कर लें। इन तमाम बातों को इकट्ठा करके अगर आप कंपोज़िशन एक बना लें, एक पैकेज बना लें, तो उसको कह देते हैं आप ज्योग्राफी, जिसे उर्दू में कहते हैं जोग्राफिया। क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेटा इसी पैराग्राफ में हमें एक नया वर्ड मिलेगा, प्रोन। PRONE, प्रोन। बेटा प्रोन जो है इसका मतलब होता है विक्टिम होना किसी चीज का, किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होना, किसी चीज की तरफ आप शिकार होते हैं, तो ये कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा हमारे पास एक नया वर्ड है जो हम इसमें देखेंगे, ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब हम कहते हैं कि जैसे बर्फानी पहाड़ हैं, बर्फानी तोदा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बर्फानी पहाड़, बर्फानी तोदे, जो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी सतह बुलंद होती है, आप अगर बालाई सतह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखेंगे कि हमें ग्लेशियर्स नज़र आते हैं, यानी बर्फानी पहाड़ या बर्फानी तोदे नज़र आते हैं, और जो मेल्ट होते हैं। कैसे मेल्ट होते हैं ये हमने आगे देखना है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं, हमें एक नया वर्ड है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड, प्रेसिपिटेशन। बेटा इसका मतलब है कि जो बारिश है, बारिश के पानी का बहाव है, उसका जो फ्लो है, ये इसके मीनिंग में आता है प्रेसिपिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने आना है बेटा। ठीक है, और एक ये वर्ड जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, एग्जैसरबेट, ये नोट कर लीजिएगा बेटा।
ये आएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो इंपॉर्टेंट है ना बोर्ड में आएंगे, मैं आपको वो भी साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। और अभी उसके अलावा एक दो हम गुजार चुके हैं, उसे भी अभी हम देखते हैं। एग्जैसरबेट का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि किसी चीज में शिद्दत पैदा करना, किसी चीज को तेज करना। अगर हम तेज करते हैं, किसी चीज में शिद्दत पैदा करते हैं, तो वो चीज खराबी की तरफ जाती है, और खराबी की तरफ जाती है तो हम इसको ये कह सकते हैं, उसको बदतर करना। तो ये इसके एग्जैसरबेट के मीनिंग्स बनेंगे आपके, जो कि हमने अभी आपको बताया कि सेकंड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बेटा, अर्बनाइजेशन, हमारे पास एक नया वर्ड है अर्बनाइजेशन। देखिए बेटा, अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहरी यानी कि शहर से रिलेटेड है, सिटीज से रिलेटेड है। तो अर्बनाइजेशन यानी कि शहर जैसा माहौल पैदा करना, शहर जैसा माहौल पैदा करना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं शहरीकारी, शहरीकारी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। ले बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो है बुनियादी ढांचा। अब ये बुनियादी ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या चीज है? देखें बेटा, अगर हम किसी भी चीज की सहूलत की बात करें, किसी भी चीज की फैसिलिटीज की बात करें, सहूलतों की बात करें, तो वो तमाम तर सहूलतें, वो तमाम तर जो फैसिलिटीज हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉल करती हैं। इसको डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको जब हम पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और क्यों जरूरी है, कौन कौन सी सहूलतें इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपोज करती हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है माइल, ठीक है। और कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, मुरक्कब बनाना, ठीक है। और रिसोर्सेज हमारे वसाइल हैं। और हिंडर का मतलब होता है रोकना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। और अडेप्ट का मतलब होता है मुवाफिक बनाना, यानी कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मुताबिक बनाना। और ऑन गोइंग का मतलब कंटिन्यू फॉर्म में होना, यानी इन प्रोग्रेस होना, यानी कि रवा और जारी होना। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारी पहले पैराग्राफ की वोकेबलरी। आइए अब हम आगे चलते हैं। जी बेटा, तो ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 1। तो बेटा पैराग्राफ नंबर 1 को आपने अच्छे से देखना है, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स established by the United Nations। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं पहले ये सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट जी, ताकि आपको आसानी रहे। द सस्टेनेबल, यहां से देखते हैं, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। जी शाबाश, जरा देखिए गौर से, मैंने पहले भी बताया आपको, इसका मतलब होता है ड्यूरेबल, यानी कि पायदार, ठीक है। सस्टेनेबल, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आपका, तरक्की, प्रोग्रेस, ठीक है। और आपको गोल के वाले से पहले बताया गया है, गोल का मतलब बच्चों क्या होता है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, अहदाफ, ठीक है। तो अभी यहां पर लिखा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि पायदार तरक्की के मकासद। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। established by the United Nations in 2015, यानी इस्टेब्लिश का मतलब बच्चों होता है कायम करना, ठीक है। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मीन कायम करना। और ये उसकी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया करता हूं, जस्ट लाइक अगर आप ये देखिए, मैं आपको बताया करता हूं कि राइट, राइट, जस्ट अ मिनट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो बेटा इसका मीनिंग होता है लिखना, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है और आपको अक्सर क्लासेस में बताया हुआ है। और बेटा सेकंड फॉर्म अगर होती है बच्चों, पास्ट फॉर्म, रोट, तो रोट का मतलब होता है लिखा, ठीक है बेटा। ऐसे पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं हम। और अगर बच्चों हमारे पास थर्ड फॉर्म लिखी हो रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऐसे,
तो हम ये भी देखते हैं कि रिटर्न जब थर्ड फॉर्म लिखी होती है तो इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, लिखा हुआ। ठीक है बेटा, ऐसे, यानी कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जब भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आए तो इसकी ट्रांसलेशन फिलहाल हमने ऐसे करनी है, लिखा हुआ। कोई भी वर्ब आए, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से और भी जिसकी कोई भी अगर फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म में, तो बच्चों आप उसको इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा बेटा, अभी मैं इसको रब करता हूं और फिर हम अपने दोबारा ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा जरा, ले बेटा, ये देखिएगा, आइए जी बेटा। अच्छा, अब आप जरा देखिए, यहां पर लिखा है स्टैब्लिश। ठीक है, अब स्टैब्लिश का मत, ये स्टैब्लिश पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में कहूं स्टैब्लिश, तो स्टैब्लिश का मतलब क्या होगा, कायम करना। अब अगर स्टैब्लिश को ही सेकंड फॉर्म में करें, पास्ट फॉर्म में करें, तो मीनिंग होगा कायम किया। और अगर इसको थर्ड फॉर्म में करें, अगर इसे हम थर्ड फॉर्म में करें स्टैब्लिश, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में करें, तो बच्चों इसका मीनिंग बनेगा कायम किया हुआ, यानी कि कायम करदा। तो बेटा आप अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड का मतलब है कायम करदा, यानी कि कायम किया हुआ। ठीक है बेटा, तो अभी बात किसकी हो रही थी, यहां से हो रही थी, जरा देखिए, ए दिस वन, ये बात हो रही थी, दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन के कायम करदा। ठीक हो गया, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा। सही है बेटा। अब आगे देखें क्या लिखा है, इन 2015। अब ये एक फ्रेज ऐड हो गई, तो बेटा आप यहां से शुरू करेंगे, बैक फ्रेज से चल के फिर बैक फ्रेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने ट्रांसलेशन करनी है, यानी कि आपने पहले बैक फ्रेज की करनी है, फिर उसके बाद फिर बैक फ्रेज की करनी है। इस तरह से आपने आना है ट्रांसलेशन करने के लिए। आइए हम करते हैं, पहले इसको पढ़ना है, दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पायदार तरक्की के अहदाफ, यहां से चलेंगे, 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ से कायम करदा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। देखा आपने, पहली लाइन की ट्रांसलेशन कितने आराम से हमने कर ली। अच्छा बच्चों, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, और अगर आप टेंस से अप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि जिसमें शामिल है प्रेजेंट के लिए। अब इसमें क्या चीज शामिल है, 17 गोल्स, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी। ठीक है, इसमें बेटा क्या चीज शामिल है, 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि 17 बैनुल अक़वामी अहदाफ जिसके अंदर शामिल है। अच्छा, यहां पर अब बार बार अहदाफ आपने नहीं करना, अब आप यहां पर मकासिद लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 17 आलमी मकासिद शामिल हैं। ठीक हो गया बेटा। आगे फिर आगे वर्ब आ रहा है, एम्ड एट। अब एम वर्ब है, अब एम का मतलब होता है मकसद रखना। ठीक है, अब जो मकसद रखते हैं, क्या मकसद है, किस उनका क्या मकसद है, देखते हैं। अच्छा, जिनका मकसद क्या है, एम्ड एट फोस्टरिंग, फोस्टर करने का मकसद है। अब फोस्टर का मीनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, फरोग देना। ठीक है, तो जिसका मकसद फरोग देना है, अब क्या फरोग देना है देखते हैं, अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, एक अच्छा और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल को फरोग देना है, जिनका मकसद। ठीक हो गया बच्चों, तो इसको हम नीचे ट्रांसलेशन के अंदर भी देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता चलूं, जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेटा, हमारे पास ट्रांसलेशन है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन यहां से भी देख सकते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर इशू है इसकी जो अलाइनमेंट का, वो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जरा देखिए, यानी 2015 में नंबर 1 है, यहाँ से देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कायम करदा पायदार तरक्की के अहदाफ, जिसमें 17 आलमी मकासद शामिल हैं, जिनका मकसद एक बेहतर और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल को फ़रोग देना है। ठीक है बेटा,
क्लियर हो गया बेटा? अब हम आगे चलते हैं, दोबारा पीछे चलते हैं। जी बेटा ये देखिएगा, लो बेटा आगे देखिए, इसमें ये लिखा है कि अमंग अमंग दीज, इनमें SDG 13, अब ये SDG 13 एज इट इज है, क्लाइमेट एक्शन, ये क्या कहलाता है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया था कि आपने किस तरह से ट्रांसलेशन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लाइमेट एक्शन, मौसम के हवाले से हंगामी इकदाम, तो ये इसकी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं जी। तो क्या है, जरा दोबारा देखिए। अच्छा, इसे देखते हैं हम। अमंग दीज SDG 13 क्लाइमेट एक्शन इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान से जो मुतलका, खास तौर पे पाकिस्तान से मुतलका क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। ठीक है, और अब आगे कॉमा देके वो बच्चों क्या बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है। कॉमा के बाद जो बताएगा बच्चों, वो डिटेल बता रहा है किसकी? इसकी, इस कंट्री की। देखते हैं, यानी कि पाकिस्तान क्या है? एक कंट्री, एक मुल्क, दैट इज हाईली ससेप्टेबल। पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि इंतहाई, हाईली मीन इंतहाई, ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब बच्चों होता है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कमजोर है, हसास है। ठीक है, जो कि इंतहाई हसास है। अच्छा, किसके लिए हसास है? देखते हैं। टू द इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स के लिए हसास है, असरात के लिए हसास है। अच्छा, किसके असरात? आगे देखते हैं। ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत के असरात के लिए हसास है। क्लियर हो गया बेटा? तो यानी कि SDG 13, जिसमें क्लाइमेट एक्शन शामिल है, इट इज पार्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के मुतल्लिका है खास तौर पर। और ये एक ऐसा मुल्क है जो कि, डैट का मतलब जो कि इंतहाई हसास है। किसके लिए बच्चों? यहां से कर लेंगे, आलमी हिद्दत के असरात के लिए। ठीक है बेटा, अब इसको ट्रांसलेशन करने के लिए कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। जी ये देखिएगा जी, यहां से हम देखेंगे मौसमियाती एक्शन, इसकी ट्रांसलेशन की है हमने, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, मौसमियाती एक्शन खास तौर पर पाकिस्तान के लिए मुतल्लिका है, और एक ऐसा मुल्क जो आलमी हिद्दत में इजाफे के असरात के लिए इंतहाई हसास है। ठीक हो गया बेटा? यहां तक वापस चलते हैं। जी बेटा, अब जरा यहां से देखते हैं जी। अ, हम यहां थे जी। ग्लोबल पाकिस्तान, दैट इज ससेप्टेबल टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी, अब हमने पढ़ना है पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी। अब पाकिस्तान की कमजोरी, पाकिस्तान की हसासियत। ठीक है, अब ये इसके बारे में बात होगी। पाकिस्तान की हसासियत इज लार्जली, यानी मेनली, लार्जली का मतलब मेनली, पाकिस्तान की जो हसासियत है वो बुनियादी तौर पर ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब है की वजह से। देखते हैं किस वजह से है। पाकिस्तान की जो हसासियत है वो बुनियादी तौर पर किसकी वजह से है? ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी। ठीक है, यहां पर आपने हमें बताया है कि पाकिस्तान की जो हसासियत है वो बुनियादी तौर पर किस वजह से है? वो इसकी डाइवर्स जियोग्राफी की वजह से है। डाइवर्स का मतलब मुख्तलिफ कह सकते हैं, तरह तरह की कह सकते हैं, आप मतन्नु कह सकते हैं, अनवा की कह सकते हैं, मुख्तलिफ अनवा की, मुख्तलिफ इकसाम की जोग्राफिया, यानी कि जोग्राफियाई तकसीम इतनी हमारी हो चुकी है, तो उस जोग्राफियाई तकसीम की वजह से पाकिस्तान की हसासियत बहुत ज़्यादा है।
अब बेटा देखिए, जोग्राफियाई तकसीम क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता चलूँ। देखिए, अगर हम बेटा पाकिस्तान का हम ऐसे नक्शा बनाते हैं, ये देखिएगा, ये पाकिस्तान का नक्शा सपोज कर लें आप। अब देखें बेटा, पाकिस्तान के नक्शे में ये हमारे पास ईस्ट कर लेते हैं, इसको हम वेस्ट कर लेते हैं, इसे हम नॉर्थ कर लेते हैं, और बेटा इसको हम साउथ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होइएगा, मैं अभी इसको डिलीट कर दूंगा, आप साथ साथ मेरे साथ बनाते जाएं नक्शा। ठीक है, अपनी नोटबुक पर बना लें। अब ये बेटा पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफिया मैं दिखाने लगा हूं अब आपको। देखिए बेटा, पाकिस्तान की 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। अच्छा बेटा, नॉर्थ साउथ पे अब आपको पता है हमारे नॉर्दर्न एरिया में ये पहाड़ मौजूद है। ठीक है, ये देखिएगा, ये पहाड़ी इलाका है सारा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है ये हमारी यहाँ पर माउंटेन सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है हमारा माउंटेन एरिया हो गया, यानी कि पहाड़ी सिलसिले हैं, यहीं पर हमारे ग्लेशियर भी हैं। ठीक है, बर्फानी पहाड़ भी हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या होता है, यहां से अगर आप नीचे की तरफ आए ऐसे, तो यहाँ पर ये सारा इलाका हमारा क्या है, मैदानी इलाका है, प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड। ठीक है, जिसके अंदर पंजाब भी शामिल है। ठीक है, तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, तो ये सारा प्लेन लैंड है। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन एरिया है, और ये देखें प्लेन लैंड है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आ जाए, ये सिंध है, आपका सिंध शुरू हो रहा है बेटा। अब सिंध के अंदर प्लेन लैंड भी है, सिंध के अंदर, उसके अलावा यहाँ पर आपका बलूचिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला भी है। यहाँ पर अब सिंध में आए तो यहाँ पर हमें डेजर्ट एरिया भी निकलेगा। ठीक है, डेजर्ट भी मौजूद है, यहाँ पर फिर पहाड़ है, यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ भी मैदान है। अब देखें, ये सारी डाइवर्सिटी नजर आ रही है आपको। ठीक है, उसी तरह से अब और नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर अब अगर बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में आ जाएं, तो बेटा ये आपका समुंदर है। ठीक है, बहरा अरब। ठीक है, ये कराची के बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारी साहिली पट्टी है, इसको कहते हैं कोस्टल लाइन। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो, ये सारी जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकसीम है, यानी पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो मुख्तलिफ अनवा की है, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम की है। इसके अंदर तरह तरह की जो लैंड है, डिफरेंट टाइप्स है, लास्ट में वो मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर वो कहते हैं डाइवर्स, जस्ट ए मिनट प्लीज, जैसे कि उसने कहा ना, डाइवर्स, डाइवर्स ज्योग्राफी। तो अब आपको समझ आई है कि डाइवर्स ज्योग्राफी क्या है। ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकसीम, पहाड़ी एरिया, मैदानी इलाके, सहराई इलाका, फिर पहाड़ी इलाका, फिर मैदानी इलाका, फिर ये साहिली पट्टी। ठीक है ना, ये सारा पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकसीम है। तो इसको हम बच्चों कहते हैं डाइवर्स ज्योग्राफी। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी वो डिटेल बताएगा हमें। देखें क्या कहता है, कहता है विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, ये देखिए, हाई माउंटेन, बड़े बड़े बुलंद पहाड़। ठीक है, और बड़े बड़े बुलंद पहाड़ शामिल हैं। ठीक है बेटा। आगे क्या कहता है, कहता है प्रोन टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, इन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। क्या कहता है, बड़े बड़े पहाड़ शामिल हैं, विच इंक्लूड्स हाई माउंटेन, प्रोन टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। जी बेटा, क्या कहता है कि इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसमें मौसमियाती जो खतरात हैं उनकी एक वसी रेंज का खतरा शामिल है। ठीक है, वसी रेंज का खतरा शामिल है इनके अंदर। क्या है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मौसम से मुतल्लिका खतरात। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, इंक्लूडेड का मतलब है शामिल है, जिसमें क्या शामिल है, पाकिस्तान की हैवी डिपेंडेंस, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इन्हिसारी, डिपेंडेंस का मतलब होता है इन्हिसार करना, जिसमें पाकिस्तान
कि बहुत ज़्यादा इन्हिसारी शामिल है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत, ज़राअत का मतलब होता है खेती बाड़ी, फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग। आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है, यानी कि पाकिस्तान का ज़्यादातर जो पाकिस्तान की मईशत है वो ज़राअत के ऊपर बेस करती है। तो जैसे कि वो बता रहा है कि इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है पाकिस्तान की ज़्यादातर इन्हिसारी किस पर, ज़राअत पर। ठीक है, अब आगे कॉमा दे के ज़राअत को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा वो कि ज़राअत क्या है। इट इज़ अ सेक्टर, सेक्टर का मतलब है शोबा, सेक्टर का मतलब है फील्ड। ठीक है, ये एक ऐसा शोबा है जो कि क्या है बच्चों, हाईली सेंसिटिव। मैंने बताया सेंसिटिव का मतलब हसास, जो कि इंतहाई हसास है किसके लिए, टू चेंजेस, तब्दीलियों के लिए। ठीक है, अब जैसा कि उसने बताया इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में, एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिशों में, और उसके बाद वो क्या है, कहता है इट एग्जैसरबेट्स, ये एग्जैसरबेट कर देता है। हमने पहले बताया आपको एग्जैसरबेट का क्या मतलब है, जो कि शिद्दत पैदा करता है, जो बदतर करता है, जो कि खराब करता है। ठीक है, किसको खराब करता है, द कंट्रीज वल्नरेबिलिटी, यानी मुल्क की हसासियत को मजीद तेज कर देता है, उसमें बिगाड़ पैदा कर देता है। किसके लिए, टू क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली के लिए। ठीक है, आइए जरा इसको देखते हैं। जी, पहले हमने लफ्ज ब लफ्ज फ्रेज के साथ उसको पढ़ा। ठीक है, तो चूंकि हमने इसको बा मुहावरा ट्रांसलेशन इसकी करनी होती है, तो इसलिए बेटा आपने इसको स्पेशली जो मैंने ट्रांसलेशन यहाँ की है इसके मुताबिक भी आपने देखना है। आइए देखें क्या कहता है, जरा देखिएगा। यहाँ पर कहता है इसमें, जैसा कि अभी मैं बताया, इसमें ऊंचे पहाड़, उसमें मौसमियाती खतरात की एक वसी रेंज का खतरा शामिल है, बशमूल जिसमें, बशमूल का मतलब है जिसमें पाकिस्तान का ज़राअत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार, दर्जा हरारत और बारिश में तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास शोबा, मौसमियाती तब्दीली के लिए मुल्क के खतरात को बढ़ाता है। जैसे क्या है, एग्जैसरबेट करना यानी बढ़ाना। तो यहां तक अभी आपने किया है एग्जैसरबेट तक, यानी कि ये बढ़ाता है। अब हम आगे चलते हैं, वापस देखते हैं दोबारा। जी, यहां पर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं जहां पर हमने किया है, यहां पर हमने इसको इतना किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिर देखते हैं। जी, द रैपिड urbanization of cities like Karachi and Lahore, coupled with inadequate inadequate infrastructure, further increases the risk of climate induced disaster such as heat waves and flooding. Compounding these challenges is the country's limited financial and technical resources, which hinder its ability to effectively mitigate and adapt to climate change। यहां तक पढ़ना है अभी आपने, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि जरा मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसे क्लियर। आए बेटा, अब हम यहां से देखेंगे, इसको पढ़ते हैं, जरा देखिए पहले ऐसे। जी, दी रैपिड अर्बनाइजेशन, मैंने पहले भी आपको बताया अर्बनाइजेशन का मतलब है, अर्बन से है, अर्बन का मतलब शहरी, और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि शहर जैसे माहौल पैदा करना, शहर जैसी सहूलतें देना। ठीक है, तो द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज लाइक कराची एंड लाहौर, आप देखते हैं कि लाहौर और कराची के मजाफात में, इसके आउटस्कर्ट्स में, इसके गर्दोनवा में, ठीक है, इसके आसपास के इलाकों में, लाहौर और कराची जैसे बड़े शहर हैं, आप ये देखें कि वहां पर अर्बनाइजेशन हो रही है। क्या मतलब, आप देखते हैं कि सोसाइटीज बन रही हैं और
तरह तरह की सोसाइटी बनने के बाद आप शहर की जो एक्सपेंशन है वो प्रोलॉन्ग करते चले जा रहे हैं, उसको एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, उनका एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। क्या मतलब? जैसा कि आप अगर यहाँ पर लाहौर है तो लाहौर के मुज़ाफ़ात में लाहौर जैसी सहूलतें दे दे के सोसाइटीज़ बना लेना, ठीक है? तो इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। ये शहर जैसा माहौल पैदा करना, ठीक है बेटा? तो शहरीकारी भी कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है? इसी तरह से अब हम ये देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। जी जी, हमारे लेसन में क्या लिखा है कि द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज लाइक कराची एंड लाहौर। कराची और लाहौर और कराची जैसे शहरों की शहरीकारी, तेज तर शहरीकारी जो है वो कपल्ड विद का मतलब है मिलकर, ठीक है? कंपाउंडिंग यानी कि जो मिलकर, जिसकी किस चीज के साथ मिलकर? इन एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एडिकेट का मतलब है इनसफिशियंट, ठीक है? यानी कि जो काफी नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सहूलतें, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, जो फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है? यानी कि जब आप शहर बनाते हैं तो बेटा आपने उसको जब पॉपुलेट करना है, किसी भी खाली जगह को जब पॉपुलेट करते हैं तो वहां पर आपको सहूलतें भी देनी होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उन सहूलतों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मसलन जैसा कि अगर आपने एक शहर आबाद किया है, एक सोसाइटी बनाई है, तो आप सोसाइटी के लिए आपको जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं बेटा, ये देख लीजिए ताकि आप परेशान ना हो। देखिए बेटा ये लाहौर है आपका, ठीक है? लाहौर, फर्ज करें लाहौर के साथ ही आपने यहां पर एक सोसाइटी बना ली, ठीक है? ये आपने सोसाइटी बना ली। अब इस सोसाइटी में लाहौर, अब देखें इस सोसाइटी में जब आपने पॉपुलेट किया है, लोगों को लेकर आए हैं, तो बेटा यहां पर आपको पानी भी तो देना है उसको, गैस भी तो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, ठीक है? सेवरेज सिस्टम भी देना है, एजुकेशन भी देनी है, ठीक है? एजुकेशन भी देनी है, हेल्थ के लिए भी अरेंज करना है आपने, क्या ख्याल है? ठीक है, हेल्थ के लिए भी अरेंज करना है, इनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी अरेंज करना है। देख रहे हैं? अब ये मैं करता चला जाऊंगा, ये सारी सहूलतें जो आप इनको देते हैं ना बेटा, ये सारी सहूलतें, ये सारी सहूलतें, इस सारों के लिए आपने इकदाम करने होते हैं। तो इन तमाम सहूलतों को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट समझ आया मेरा? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आपको हमने डायग्राम के जरिए समझाया, ठीक है? इसको अभी हम रेस करेंगे, फिर हम दोबारा ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। जी, आपको मालूम है कि हमारी सीरीज है पॉइंट टू बी नोटेड, ओके? तो स्पेशल नेम जैसा कि आपको पसंद है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको नाम को रखा है, राइट? दिस वन। आइए चलते हैं जी बेटा, आए देखते हैं। तो दोबारा से देखते हैं। द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज लाइक कराची एंड लाहौर। लाहौर और कराची जैसे जो शहर हैं, उनकी शहरकारी, तेज तर शहरकारी, ठीक है? कपल्ड विद मिलकर, किसके साथ मिलकर? इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना काफी सहूलतों के साथ मिलकर। अब यानी कि इसका मतलब है कि आप शहरकारी कर रहे हैं लेकिन उसमें ये सहूलतें नहीं दे रहे, तो इससे क्या होगा बच्चों? देखिए वो बता रहा है फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क। देख रहे हैं ना, वो क्या करता है? फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क, ये मजीद उस खतरे को बढ़ाता है। कौन सा खतरा है बच्चों? ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, यानी कि क्लाइमेट, आबो हवा की पैदा करदा जो डिजास्टर है, तबाही है, जो डिस्ट्रक्शन है, ये उसके रिस्क को, उसके खतरात को बढ़ा देता है। कैसे खतरात को बढ़ाता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, राइट? अच्छा, जैसा कि देखें, जैसा कि कैसे
कहता है हीट वेव्स एंड फ्लडिंग। अब ये क्या कह रहा है जी, हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है, फ्लडिंग का खतरा बढ़ जाता है। भाई ये कैसे खतरा बढ़ जाता है? देखिए, मैं फिर थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाइट नहीं लेना, ये कोई भी नहीं करवाता बेटा। देखिए, एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जब हम, अब आप ये देखेंगे ये हमारे पास ओपन लैंड है, ठीक है, ओपन लैंड है। और बच्चों ये है हमारी शहरी जिंदगी, ये हमारा सिटी लाइफ है, ठीक है, ये हमारी विलेज है, ये हमारा विलेज है और ये हमारा सिटी है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि यहां पर हवा चलती है और ऐसे गुजर जाती है ऐसे, ठीक है, और ये ओपन एयर है, ओपन एयर। यहां पर हीट जो है, हीट के स्टोर होने की कोई प्लेस नहीं है, तो लिहाजा यहां पर हीट स्टोर नहीं होती। तो जब हीट स्टोर नहीं होती, लिहाजा वो, इसलिए माहौल इसका बिल्कुल ओपन होता है, तो क्लाइमेट बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि हीट जैसे ही इसके स्टोर होगी तो उसके स्टोर होने से तरह तरह के और भी मसाइल पैदा होंगे। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, ये जो सिटी लाइफ है, बेटा सिटी लाइफ के अंदर क्या होता है, हमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, स्ट्रक्चर देना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये तरह तरह की बिल्डिंग्स आप बनेंगी, सहूलतें आपने देनी है। तो बेटा हर बिल्डिंग में जो भी आपका सीमेंट स्ट्रक्चर होगा, वहां पर जाके हीट जो है क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी। और इन तमाम स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपने इनको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो यहाँ का हिस्सा बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर बन जाएगी, और उस लेयर को आप क्या कहेंगे, हीट। ये है आपकी हीट वेव, ठीक है, ये है हीट वेव जो वो बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने लाइट सा इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि हीट वेव कैसे शहरों में मौजूद होती है, और कैसे ये ओपन एरियाज में, रूरल एरियाज में, पेस्टोरल एरियाज में मौजूद नहीं होती, इस तरह से मौजूद नहीं होती जिस तरह से, और ना ही स्टोर होती है, और ना ही उसके बाद के मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। आइए जरा दोबारा देखते हैं जी, यहां से दोबारा देखिएगा। कहता है कि द अर्बन दी रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज तर जो शहरीकारी है, जैसा कि लाहौर और कराची में, जो कि मिलकर ना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, ना काफी बुनियादी सहूलतों के फर्दर मजीद बढ़ा देता है, खतरात को बढ़ा देता है, खतरे को बढ़ा देता है। किसका खतरा? क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, यानी आबो हवा की हवाले से माइल करदा जो है, जो तबाही है, उसके खतरात को बढ़ा देता है, जैसा कि हीट वेव्स, गर्मी की लहरें, एंड फ्लडिंग और सैलाब, कंपाउंडिंग, जो मिलकर दीज चैलेंजेस, इन तमाम मसाइल को कंपाउंड करके, इट इज द कंट्रीज लिमिटेड, और ये क्या है, कंट्री के लिमिटेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस, यानी कि हमारे किसी भी मुल्क के महदूद तर माली और तकनीकी जो जराए हैं, विच हिंडर, जो कि रोकते हैं इसकी काबिलियत को, क्या करने के लिए, टू इफेक्टिवली मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना, जो कि मिलकर इसकी काबिलियत को रोकते हैं। क्या करने की काबिलियत है इसकी, क्या करने की काबिलियत है, एंड अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है मौजू करना, मौजू बनाना, हम आहंग करना, ठीक है, जो इसकी मिलकर काबिलियत को रोकते हैं, एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, उसके हवाले से। आइए ज़रा देखते हैं, इसके बाद लास्ट में, लास्ट हमारा उसका एक्सट्रैक्ट होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसकी ट्रांसलेशन की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ से ज़रा देखिएगा, सॉरी, यहाँ से आए जी, इधर से देखते हैं। देखिए बेटा, ये है कराची और लाहौर जैसे शहरों की तेजी से शहरीकारी, नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, आप इसका बुनियादी सहूलतें लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोड स्विचिंग है,
वो उसकी मैं डिटेल बाद में बता दूंगा आपको। शहरों की तेजी से शहरीकारी, नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आबो हवा से पैदा होने वाली आफात, जैसे हीट वेव्स, गर्मी की लहर लिख सकते हैं आप, हीट वेव नहीं लिखना, आप गर्मी की भी लहर लिख लें, और सैलाब के खतरात, यानी कि और जो सैलाब के खतरे हैं, खतरा है, उसको मजीद बढ़ाती है। ठीक है, बढ़ाने का मतलब वो एग्जैसरबेट, मैंने पहले कहा, खराब करती है। इन चैलेंजेस यानी इन मसाइल, चैलेंजेस भी इन मसाइल, इन मसाइल को मजीद बढ़ाना मुल्क के महदूद माली और तकनीकी वसाइल हैं। अब लास्ट में देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। लास्ट में ये है, जो मौसमियाती तब्दीलियों को मौसर तरीके से कम करने और मुआफ़कत करने की सलाहियत में रुकावट है। यहां तक पढ़ा, ठीक हो गया जी। आखिरकार 220 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान को अपने वसाइल और बुनियादी ढांचे पर खास तौर पर जारी मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में बहुत ज्यादा दबाव का सामना है। ये अवामिल ये अवामिल पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात को इज्तमाही तौर पर तेज करते हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल में दी गई है। ठीक है, यानी कि वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगी। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो कि अभी हमने देखा। इधर से देखेंगे बेटा, फाइनली विद ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 220 मिलियन, ठीक है, 220 मिलियन, बिल आखिर पॉपुलेशन के साथ, आबादी के साथ कितनी बढ़ रही है, जो 220 मिलियन तक बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान को सामना है इमेंस प्रेशर, इंतहाई दबाव का, ऑन इट्स रिसोर्सेज, अपने वसाइल पर, ठीक है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और अपने बुनियादी सहूलतों पर, खास तौर पे इन द फेस ऑफ ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंजेस। खास तौर पे किसके तनाजुर में, इन द फेस ऑफ का मतलब है तनाजुर में, किसके तनाजुर में, क्लाइमेट चेंजेस के जारी, ऑनगोइंग मीन कंटिन्यू, जारी, जो हमारे आबोहवा से मुतल्लिक जो चेंजेस हैं, जो तब्दीलियां हैं, उनके तनाजुर में। और ये जो फैक्टर हैं, ये जो अवामिल हैं, कोलेक्टिवली का मतलब है मिलकर, और ये जो अवामिल हैं कोलेक्टिवली मिलकर क्या करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, किसको, द इफेक्ट, असरात को बढ़ाते हैं, किसके असरात, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात को बढ़ाते हैं, यानी आलमी हिद्दत के असरात को बढ़ाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इसको सीधा कर लीजिएगा ट्रांसलेशन करते हुए। विच आर, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर्ड इन डिटेल बिलो, जो कि तफसील से आगे दिए गए हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा पैराग्राफ, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ, इसको तफसील से पढ़ा बेटा। बहुत मुश्किल चैप्टर है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिखा हुआ है, और आपको मालूम है आपके लेवल को बढ़ाने के लिए, एकेडमिक लेवल को बढ़ाने के लिए एक इकदामात किए गए हैं कुछ, तो जिसमें ये भी एक कदम शामिल है। आपने इसमें परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। हम इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन भी करवाएंगे, आपके एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे। वोकेबलरी और ट्रांसलेशन आपने की है, पिछले पैटर्न के मुताबिक बच्चों 15 नंबर का ट्रांसलेशन का पैराग्राफ होता है, तो ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ हमने आपके सामने किया 15 नंबर का। और इसी तरह से पिछले पैटर्न के मुताबिक बच्चों आपके पास जो होता है वो सिनोनिम्स भी दिए जाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, उनके सिनोनिम्स आपने ऑप्ट करने होते हैं, वो भी हमने देखे। और इसी तरह से हमारा जो एक जो पहले मिसाल हमारी चली आ रही है जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बेटा हमने क्या किया है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे से देखा है कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के आई एम सॉरी, वो कौन से हैं, आइए ज़रा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कर लेते हैं, आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है बेटा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए उसको भी करते हैं, हमारे लास्ट पार्ट को।
जी बेटा, वेलकम बैक। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने इससे रिलेटेड है। अब आपने बिल्कुल तैयार हो जाएं, आपने बड़े आराम से ट्रांसलेशन भी देखी और आपने ट्रांसलेशन के साथ साथ वोकेबलरी भी देख ली और उसका इंट्रो भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी में हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। आइए देखते हैं। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज SDG 13 एंड व्हाई इज इट रेलिवेंट टू पाकिस्तान। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने जैसा कि पहले पढ़ा, तो अब आपने बताना है कि व्हाट इज SDG 13 एंड व्हाई इज इट रेलिवेंट टू पाकिस्तान। ओके, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट मेक्स पाकिस्तान हाईली ससेप्टेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दोबारा देखिए, व्हाट मेक्स, क्या चीज है जो बनाती है पाकिस्तान को हाईली ससेप्टेबल, इंतहा दर्जे के लिए हसास बनाती है। इन तब्दीलियों के लिए, आलमी हिद्दत की तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान को कौन सी चीज है जो हसास बनाती है। हमने ये पढ़ा है ना बेटा, अभी हम इसके आंसर की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, गौर से देखिएगा, आप नोट भी करते रहें अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज पाकिस्तान ज्योग्राफी contribute to its vulnerability to climate change। दोबारा देखिए, हाउ डज पाकिस्तान ज्योग्राफी, पाकिस्तान का जोग्राफिया किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सा लेता है, किसके लिए, किसकी तरफ हिस्सा लेता है, टू इट्स वल्नरेबिलिटी, इसकी हसासियत में किस तरह से हिस्सा डालता है पाकिस्तान जोग्राफी, पाकिस्तान का जोग्राफिया पाकिस्तान की हसासियत में कैसे हिस्सा डालता है। मैंने अभी आपको बताया था पूरा नक्शा बना के। टू क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस कैसे पैदा होती हैं, कैसे क्लाइमेट में तब्दीली आती है, कैसे आबो हवा में तब्दीली आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्टर इज हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन पाकिस्तान। ये भी हमने पढ़ा है, देखे बेटा, कि पाकिस्तान में टेम्परेचर में यानी दर्जा हरारत में और इसके बरसाती बहाव में, बारिश के पानी में। ठीक है, इस हवाले से वो कह रहा है कि विच सेक्टर, कौन सा ऐसा शोबा है जो कि इंतहा दर्जे का के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, इस तब्दीलियां जो कि हरारत में तब्दीलियां और कौन सी तब्दीलियां, आपके प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसाती बहाव में तब्दीलियां। आपको मालूम है, मैं नहीं बता रहा, आपको देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट एग्जैसरबेट्स पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, हमारे क्लाइमेट की जो चेंजेस हैं उन चेंजेस के लिए कौन सी चीज एक्सेसरेट कर रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट व्हाट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स इन सिटीज लाइक कराची एंड लाहौर। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हिंडर्स, कौन सी चीज रोकती है पाकिस्तान की काबिलियत को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, इस और अडेप्ट करने के लिए, इसको मौजूद बनाने के लिए, क्लाइमेट की चेंजेस के लिए। आइए जरा इसके जवाब देखते हैं वन बाय वन। ले बेटा, ये बेटा इसके जवाब हैं। शाबाश बेटा, अब आपने इसके जवाब यहां से नोट कर लेने हैं और मुझे आपने आपने इसके जवाब भेजने हैं। इसके अंदर डिस्कशन होगी तो वो भी आपने मुझे भेजनी है। और उसके बाद कोई भी बात हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें ताकि बाकी वीडियोस आपकी साथ साथ ही आप तक पहुंचते रहें। परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। डोंट फॉरगेट दैट यू आर स्टडिंग at English Academic Excellence Internationals. That's for coming to an end. Hope to see you again. Thank you for joining us. Thank you for the day. Assalamu alaikum.